Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Sonia, and today I am going to discuss about microtubule, their structure and function. माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक कंपोनेंट होता है साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन एक स्ट्रक्चर जो है, स्केलेटल टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसमें से उसका एक कंपोनेंट होता है साइटोस्केलेटन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलके बना होता है। यहाँ पे हम माइक्रोट्यूब्यूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका डायामीटर 25 नैनोमीटर होता है। ये एक रिजिड और होलो स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक डायनामिक स्ट्रक्चर होता है। डायनामिक क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली असेंबल और डिसअसेंबल होता रहता है माइक्रोट्यूब्यूल, इसीलिए इसको डायनामिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना होता है। अब प्रोटोफिलामेंट क्या होते हैं? जो प्रोटोफिलामेंट है वो भी हेटेरोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और ये हेटेरोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं? अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन मिलके हेटेरोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन बनाते हैं, और ये हेटेरोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन फिर लीनियर अरेंज में हेड टू टेल एरे में अरेंज होते हैं, और फिर क्या बनाते हैं? प्रोटोफिलामेंट। और ये जो प्रोटोफिलामेंट है ये अपने आप को पैरेलली अरेंज करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें एक फास्ट ग्रोइंग प्लस एंड प्रेजेंट होता है, एक स्लो ग्रोइंग माइनस एंड प्रेजेंट होता है। इस फिगर में देखते हैं, ये जो फिगर है इसमें दिखा रखा है कि अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो फॉर्मेशन कराते हैं प्रोटोफिलामेंट की, और फर्दर जो प्रोटोफिलामेंट है वो फॉर्मेशन कराते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका डायामीटर जो है वो 25 नैनोमीटर होता है अगर पूरे का डायामीटर हम देखें, लेकिन अगर हम इंटरनल डायामीटर की बात करें तो 40 नैनोमीटर होता है। जैसा कि हमने देखा कि ये होलो स्ट्रक्चर होता है तो इसके अंदर भी कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल पे एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड प्रेजेंट होता है। जो नेगेटिव एंड होता है वो स्लो ग्रोइंग एंड होता है, जो पॉजिटिव एंड होता है वो फास्ट ग्रोइंग एंड होता है। फास्ट ग्रोइंग एंड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली पॉलीमराइजेशन होता रहता है ग्लोबुलर हेटेरोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन का। जो हेटेरोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन है हमें पता है वो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन से मिलके बने होते हैं। अल्फा ट्यूबुलिन जो है वो भी जीटीपी के साथ एसोसिएट होता है। उसके अलावा जो बीटा ट्यूबुलिन है उसके साथ भी वो भी जीटीपी के साथ एसोसिएट रहता है। लेकिन जो अल्फा ट्यूबुलिन वाला जो जीटीपी है वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता, वो एक्सचेंजेबल नहीं होता। लेकिन जो बीटा ट्यूबुलिन वाला जीटीपी जो है वो एक्सचेंजेबल होता है। इसीलिए जैसे जैसे जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसकी ग्रोथ होती रहेगी, जैसे जैसे रीएसोशिएट होते जो एसोशिएट होते रहेंगे ग्लोबुलर हेटेरोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन, वैसे वैसे जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहले यहाँ पे जीटीपी प्रेजेंट था और धीरे धीरे ये जीटीपी हाइड्रोलाइज होके जीडीपी बनाएगा, ठीक है। फिर ये नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड से अब ये जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, तो जो जीडीपी यहाँ से ये डिसोशिएट हो जाएगा नेगेटिव एंड से। तो इस प्रोसेस को ट्रेडमिलिंग बोलते हैं कि एक एंड से जो है वो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, दूसरे एंड से डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को ट्रेडमिलिंग बोला जाता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल है, अब जो प्रोटोफिलामेंट्स थे वो पैरेलली अरेंज होके एक साइड पॉजिटिव एंड बनाते हैं, एक साइड नेगेटिव एंड बनाते हैं। और जहाँ पे बीटा ट्यूबुलिन प्रेजेंट होगा, जो यहाँ पे ग्रीन में ग्रीन कलर के जो सर्कल हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा ट्यूबुलिन को। जो बीटा ट्यूबुलिन जहाँ पे प्रेजेंट होगा जिस साइड में वो पॉजिटिव एंड कहलाएगा, और जहाँ पे नेगेटिव एंड वो कहलाएगा जहाँ पे अल्फा ट्यूबुलिन प्रेजेंट है टर्मिनल साइड पे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ब्लू जो सर्कल हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा ट्यूबुलिन को। अब ये जो ट्रेडमिलिंग प्रोसेस है ये डिपेंड करती है मतलब पॉजिटिव एंड से पॉलीमराइजेशन होगा या डीपॉलीमराइजेशन होगा, नेगेटिव एंड से डीपॉलीमराइजेशन क्यों ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये होता है, जनरली क्या होता है नेगेटिव एंड पे जो फ्री हेटेरोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं
उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड पे ग्लोमेरुलर हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन्स जो होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी पॉलीमराइज होते हैं। लेकिन नेगेटिव एंड पे क्या होता है, जो हेट्रोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं इनका नंबर जो है वो कम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो नंबर कम प्रेजेंट होता है फ्री हेट्रोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन का, इसीलिए यहाँ से डिसोशिएट होते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ये कंडीशन उल्टी हो जाए कि जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, अगर उस कंसंट्रेशन को हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं जब स्टेडी स्टेट में प्रेजेंट होता है। स्टेडी स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डीपोलिमराइजेशन है और पॉलीमराइजेशन है अगर वो इक्वल हो जाए तो उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और उस स्टेडी स्टेट पे जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है फ्री हेट्रोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन की, उस कंसंट्रेशन को क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोला जाता है। सो अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर हेट्रोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, और अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर वो जो है कम होगी तो वहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगा। अब डायनामिक इंस्टेबिलिटी, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर डायनामिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव एंड हो वही उस पे ही पॉलीमराइजेशन हो। अगर वहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाता है पॉजिटिव एंड पे तो उसको श्रिंकेज बोला जाता है। और जो अगर वहाँ पे जो पॉजिटिव एंड है उसके ऊपर अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा है पॉजिटिव एंड पे तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। लेकिन अगर पॉजिटिव एंड से डिसोशिएट हो रहे हैं तो उसको श्रिंकेज बोला जाता है। और इसी कंडीशन को डायनामिक इंस्टेबिलिटी बोला जाता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर डायनामिक इंस्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है। और यही डायनामिक इंस्टेबिलिटी जो है वो सेल के अंदर प्रॉपर फंक्शंस कराने में हेल्प करती है सेल को। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स रैपिड जीटीपी हाइड्रोलिसिस ऑल्सो रिजल्ट इन द बिहेवियर नॉन एज डायनामिक इंस्टेबिलिटी। तो जो रैपिड जीटीपी का जो हाइड्रोलिसिस, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड प्रेजेंट था, इस पॉजिटिव एंड से क्यों डिसोशिएट कर रहे थे रैपिडली, उसका रीज़न यहाँ पे ये होता है कि जो हेट्रोडाइमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन है पॉलीमराइज होने से पहले ही उसका जो जीटीपी है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो गया। तो अब वो जीडीपी में कन्वर्ट हो गया तो उसकी बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज होगी, बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज होगी तो पॉजिटिव एंड से जो है डीपॉलीमराइजेशन होना शुरू हो गया। जब जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का, तो जो बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जीडीपी में जब कन्वर्ट हो जाता है बीटा ट्यूबुलिन पे तो नेगेटिव एंड से डिसोशिएट होना शुरू हो जाता है या फिर पॉजिटिव एंड से भी डिसोशिएट हो सकता है, जैसा कि हमने डायनामिक इंस्टेबिलिटी में देखा। अब जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है, जैसा कि हमने देख लिया कि रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन स्लो हो जाएगा जब जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन से वाला जीटीपी, जो कि बीटा ट्यूबुलिन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। कॉल्चिसिन और कॉल्सिमेड, ये जो है एग्जाम्पल हैं कुछ कॉमन ड्रग्स के जिनको यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंट में भी। ये कॉल्चिसिन और कॉल्सिमेड बेसिकली क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को रोक देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन जब रुक जाता है तो उससे माइटोसिस भी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इन्हीं के सिमिलर कुछ ड्रग है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो कि जिनमें अगर इन ड्रग को प्रोवाइड किया जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को ये भी स्टॉप कर देती हैं। और ये विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो है कैंसर कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा एक दूसरी यूज़फुल ड्रग है दैट इज़ टैक्सोल। टैक्सोल जो है ये क्या करती है, माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज करती है। स्टेबलाइज मतलब अब ना तो उस पर माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर फर्दर पॉलीमराइजेशन होगा, ना उसका डीपॉलीमराइजेशन होगा। और अगर पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन नहीं हुआ तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, जो डिवीज़न है सेल का डिवीज़न है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसीलिए टैक्सोल को भी एक ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है।
फिर होते हैं कुछ माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। कुछ माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएट होके उसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? जैसे कि कुछ पॉलीमरेज होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखोगे ये जो पॉलीमरेज है ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएट होके जो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है पॉजिटिव एंड पे उसको इंक्रीज करा देगा। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएट होके उसके फंक्शन को चेंज कर देते हैं या फिर उसके फंक्शन को इंक्रीज करा देते हैं या फिर उसके डिसोशिएशन या पॉलीमराइजेशन को इंक्रीज करा देते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये डायनामिक बिहेवियर जो है माइक्रोट्यूब्यूल का उसको रेगुलेट करते हैं। डायनामिक मतलब जो चेंजेबल बिहेवियर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। ग्रोथ और श्रिंकेज जो है प्लस एंड से माइक्रोट्यूब्यूल की इसको भी रेगुलेट किया जाता है मैप्स के द्वारा, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स के द्वारा। जो मैप्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं ट्रांजिशन को माइक्रोट्यूब्यूल ग्रोथ से एंड श्रिंकेज, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल में ग्रोथ होगी या श्रिंकेज होगी इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन्स इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड से बाइंड करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के और अटैचमेंट करवाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ। सेवरल माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो हैं वो प्लस एंड ट्रैकिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं बीटा ट्यूबुलिन जीटीपी के साथ एंड एक्ट टू ट्रैक ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसको ट्रैक करते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक सेलुलर टुवर्ड ए स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशन, कि जो माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन जो है वो किस स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशन में ग्रो करेगा इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। फिर उसके अलावा ये जो इस टाइप की जो इंटरेक्शन है कि भाई वो कंट्रोल कर रहा है उसकी मूवमेंट को कि किस साइड जो है किस स्पेसिफिक सेल की साइड जो है ग्रो करेगा माइक्रोट्यूब्यूल, उसको कंट्रोल कर रहा था माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन। तो ये इसको कंट्रोल करके क्या कर रहा है? सेल को स्टेबलाइज करा पा रहा है, सेल की शेप को उसकी पोलैरिटी को कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे जो डिफरेंट माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और ये सेल टू सेल वेरी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूरोनल सेल्स के अंदर टाउ नाम का एक माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मैप 1, मैप 2 और मैप 4 जो है वो सारे जितने भी नॉन न्यूरोनल वर्टिब्रेट सेल टाइप्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो टाउ है ये टाउ प्रोटीन जो है ये न्यूरोनल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर इस टाउ प्रोटीन के अंदर इसके फंक्शन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उससे एक डिसीज़ होती है, दैट इज़ अल्जाइमर डिसीज़, अगर जो टाउ प्रोटीन है वो इम्प्रॉपरली फंक्शन करे तो। फिर है यहाँ पे ये पॉलीमरेज है जो कि ये एक मैप की तरह एक्ट कर रहा है माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन की तरह। ये यहाँ पे क्या करेगा? पॉजिटिव एंड पे पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी को इंक्रीज करा देगा। फिर यहाँ पे डी पॉलीमरेज है, डी पॉलीमरेज क्या करेगा? पॉजिटिव एंड पे डी पॉलीमराइजेशन को इंक्रीज करा देगा। ये भी एक मैप है, माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन है। फिर यहाँ पे एक अनदर मैप है जिसको क्लास्प बोलते हैं। ये जो है क्या करता है? श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। श्रिंकेज का मतलब क्या है? पॉजिटिव एंड से डिसोशिएट होना, मतलब डीपॉलीमराइजेशन होना ग्लोबुलर प्रोटीन का, उसको श्रिंकेज या कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक मैप प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लास्प बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कराता है? जैसे ये क्लास बाइंड करेगा ये क्या करेगा? डिसअसेंबली जो है पॉजिटिव एंड से उसको स्टॉप करा देगा और रीस्टार्ट करा देगा उसकी ग्रोथ को। फिर यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं ये इंटरफेज सेल है। इस इंटरफेज सेल में एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है और सेंट्रोसोम से जो है माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रोसोम है उसके अंदर जो है नेगेटिव एंड माइक्रोट्यूब्यूल का वो एंकर्ड रहता है हमेशा, और जो पॉजिटिव एंड है वो एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ सेल। ठीक है,
अब ये जो सेंट्रोसोम माइटोटिक सेल में क्या होता है, ये सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड कर जाता है। अब ये दो सेंट्रोसोम हैं, ये पोलर एंड्स पे चले जाएंगे और ये फर्दर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालेंगे, एक्सटेंड कराएंगे अपने अंदर से बाहर की तरफ, और ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो पॉजिटिव एंड होगा वो सेल्स जो सेंट्रोसोम है उससे अवे होगा, और नेगेटिव एंड जो है वो एम्बेड करके रखेगा इस सेंट्रोसोम के अंदर। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है माइक्रोट्यूब्यूल का देखने को मिलता है इंटरफेस और माइटोटिक सेल के अंदर। फिर जो सेंट्रोसोम है उसका रोल क्या होता है, सेंट्रोसोम जो है वो इनिशिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल ग्रोथ को, ठीक है। जो की प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम के अंदर, जो कि इस माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ, इन माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ कराता है, उसको गामा ट्यूबुलिन बोलते हैं। गामा ट्यूबुलिन बेसिकली क्या करता है, ये न्यूक्लिएट करता है, असेंबली कराता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। जो गामा ट्यूबुलिन है वो 8 या 8 से ज़्यादा प्रोटीन से मिलके बना होता है, रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनाता है उन 8 या 8 से ज़्यादा प्रोटीन के साथ मिलके गामा ट्यूबुलिन, और उसको गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जो सेंट्रोसोम है मोस्ट एनिमल्स के, उनमें ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम के अंदर, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल जो है सेंट्रोसोम के अंदर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रियोल्स। और इसके चारों ओर जो है सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स को छोड़ के क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोल, और उस स्पेस में क्या भरा होता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स हैं वो सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करने में कोई फंक्शन या कोई रोल प्ले नहीं करते हैं सेंट्रियोल्स। जो पेरीसेंट्रियोल मटेरियल है यही जो है माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली कराता है, और अपने अंदर जो है माइक्रोट्यूब्यूल के माइनस एंड को एंकर करके रखता है। अब ये देख रहे हैं, ये न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं। ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन है, और ये सेल बॉडी से निकल रहे हैं ये डेंड्राइट। जो एक्सोन है, इस एक्सोन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरे में अरेंज होते हैं कि जो पॉजिटिव एंड होगा वो टुवार्ड्स द एक्सोन होगा, और टुवार्ड्स सेल बॉडी जो है नेगेटिव एंड प्रेजेंट होगा माइक्रोट्यूब्यूल का। ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है वो एक्सोन के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर डेंड्राइट की बात करें तो डेंड्राइट में क्या होता है, नेगेटिव एंड भी प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, पॉजिटिव एंड भी प्रेजेंट हो सकता है। और यहाँ पे ये टाउ जो एक माइक्रोट्यूब्यूलर एसोसिएटेड प्रोटीन है जो कि इसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा, वो यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, ये जो पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, यही जो है जो मोटर प्रोटीन्स होते हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। कुछ मोटर प्रोटीन जैसे कि डाइनिन जो हमेशा नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, कुछ काइनेसिन ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, और उनको पॉजिटिव एंड या फिर नेगेटिव एंड के टुवार्ड जो है वो वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट कराएंगे। जैसे कि काइनेसिन जो प्रोटीन होता है वो अवे फ्रॉम द सेल जो है वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। जो डाइनिन होगा वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करता है, तो वो सेल बॉडी के टुवार्ड जो है वो मूवमेंट कराता है वेसिकल्स की। फिर ये एक सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। जो सेंट्रियोल है इसके अंदर 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होती हैं। ये जो है ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल नंबर में प्रेजेंट है, और ये ट्रिपलेट जो है ये ट्रिपलेट 9 नंबर में है, ठीक है। इसीलिए 9 ट्रिपलेट जो है वो सेंट्रियोल के अंदर इस तरीके से अरेंज होते हैं सर्कुलर फॉर्म में। लेकिन जो सीलिया और फ्लैजिला हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डबलेट प्रेजेंट होता है, और वो भी कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9+2 अरेंजमेंट जो है वो प्रेजेंट होती है। डबलेट, एक डबलेट जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और 9 डबलेट जो है उसको सराउंड करके रखते हैं। ऐसा सीलिया और फ्लैजिला के अंदर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो सेंट्रियोल होता है या बेसल बॉडी होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर इस टाइप का देखने को मिलता है। फिर ये है माइक्रोट्यूबुलर मोटर प्रोटीन काइनेसिन और डाइनिन। ये है काइनेसिन। काइनेसिन जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है, लेकिन सारे जो जितने भी काइनेसिन प्रेजेंट होते हैं 45
काइनेसिन प्रेजेंट होते हैं काइनेसिन फैमिली के अंदर। सारे काइनेसिन पॉजिटिव एंड की तरफ मूव नहीं करते, सिर्फ कुछ ही काइनेसिन ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, कुछ काइनेसिन ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव एंड की तरफ मूव करते हैं। उसके अलावा कुछ काइनेसिन्स का फंक्शन डीपॉलीमराइजिंग का भी फंक्शन होता है, डीपॉलीमराइजिंग एंजाइम्स की तरह वो एक्ट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब ये डाइनिन है, ये डाइनिन हमें डाइनिन जितने भी डाइनिन होते हैं वो हमेशा नेगेटिव एंड की तरफ ही मूव करते हैं, माइनस एंड की तरफ मूव करते हैं। अगर काइनेसिन के स्ट्रक्चर को हम देखें तो जो काइनेसिन है इसमें 2 हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं और इसके जो हेड डोमेन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हेड डोमेन है वो हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएट रहता है। और हैवी चेन जो है अल्फा हेलिकल इनका स्ट्रक्चर होता है जो कोइल्ड कोयल फॉर्म में प्रेजेंट होती है और 2 लाइट चेन इसमें प्रेजेंट होती है। जो हैवी चेन है जो कि एसोसिएट रहती हैं माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, इसके हेड डोमेन्स में ही को मोटर प्रोटीन्स बोला जाता है। ये यहाँ पे मोटर डोमेन प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये जो हेड डोमेन है ये एटीपी के साथ भी अटैच रहता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ भी एसोसिएट रहता है। जब ये फंक्शन करेगा तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराएगा क्योंकि इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। फिर डाइनिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। डाइनिन में 2 हैवी चेन्स प्रेजेंट होती है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हैवी चेन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा कुछ लाइट और इंटरमीडिएट चेन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा जो डाइनिन जितने भी जो डाइनिन है इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था फ्लैजिला के अंदर और सीलिया के अंदर, लेकिन ये जो है इसलिए उस डाइनिन को एक्सोनिमल डाइनिन कहा जाता है, लेकिन इस डाइनिन को हम क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक डाइनिन बोलेंगे। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं उनका अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है सीलिया के अंदर या फ्लैजिला के अंदर। हमने देखा था कि जो सेंट्रियोल जो है उसमें किस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है वहाँ पे, यहाँ पे 9 डबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। अब ये जो डबलेट है यहाँ पे देख सकते हैं 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो डबलेट बना रहे हैं, एक को ए ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, दूसरे को बी ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ये जो डबलेट हैं ये नेक्सिन के साथ लिंक करके रख रहे हैं और ये जो ब्लू आर्म्स आपको दिखाई दे रही है ये डाइनिन आर्म्स है, यहाँ पे डाइनिन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सेंट्रल पेयर प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल में और ये इनर शीथ है और ये डाइनिन आर्म होंगी। ठीक है, इनको आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट बोला जाता है और इनको सेंट्रल पेयर माइक्रोट्यूब्यूल का बोला जाता है। अब ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से फ्लैजिला और सीलिया जो है वो मूवमेंट उनमें कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो डबलेट होता है, जो दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएट होता है, एक में तो जो ए है, सपोज ए जो है उसमें जो ए वाला यहाँ पे जो ए वाला जो ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल दिखा रखा है इसमें टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो बी ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर पूरे 13 प्रोटोफिलामेंट नहीं होते, 10 या 11 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे कि किस तरीके से जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट में किस तरीके से फ्लैजिला और सीलिया हेल्प करते हैं। ये यहाँ पे जैसे एक को मान लिया हमने ए माइक्रोट्यूब्यूल, एक है यहाँ पे बी माइक्रोट्यूब्यूल। जो डाइनिन है, डाइनिन का जो हेड डोमेन है वो बी माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएट है और दूसरे डबलेट के साथ उसकी जो लाइट चेन है डाइनिन की वो ए माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच है। मूवमेंट इसमें कैसे होगी, जो हमें पता है कि जो डाइनिन है वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करता है, तो जैसे ही डाइनिन जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे बेंडिंग कोज होगी। बेंडिंग क्यों कोज होगी, जब डाइनिन मूव करेगा नेगेटिव एंड की तरफ तो स्लाइडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइडिंग होगी जो बी माइक्रोट्यूब्यूल है, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है वो स्लाइड करेगा ओवर बी माइक्रोट्यूब्यूल।
स्लाइड करेगा, लेकिन जो है नेक्सिन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो ज़्यादा स्लाइड नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी स्लाइडिंग होगी और उसके कारण क्या होगी, नेक्सिन के कारण जो है बेंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। जो नेक्सिन था वो दो डबलेट को कनेक्ट करा रहा था, तो नेक्सिन के प्रेजेंट होने के कारण स्लाइडिंग, थोड़ी सी स्लाइडिंग होने के बाद यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी और इस तरीके से मूवमेंट होगी सीलिया और फ्लैजिला की। अब किस तरीके से माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, ये इंटरफेज में हमने देख लिया था कि यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सेंट्रोसोम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर जो प्रोफेज है, प्रोफेज में इस तरीके से जब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मूवमेंट शुरू हो जाएगी, जो सेंट्रोसोम डिप्लीकेट हुए थे वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देंगे और मेटाफेज स्टेज में आके ये जो पोलर एंड्स पे आ जाएंगे दोनों सेंट्रोसोम। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल उनको बोलेंगे जो कि काइनेटोकोर जो है प्रोटीन जो क्रोमोसोम के ऊपर अटैच रहता है उनके साथ जब अटैच है, लेकिन अगर क्रोमोसोम की आर्म्स के साथ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच है उसको क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो ये साइड्स में जो फ्रीली प्रेजेंट है इनको पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बोल देते हैं। और जो जिनको एस्ट्रेज बोलते हैं ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेगेटिव एंड है वो एम्बेडेड होता है सेंट्रोसोम में और पॉजिटिव एंड जो है वो अवे फ्रॉम सेंट्रोसोम मूव करता है। फिर किस तरीके से एनाफेज में क्या होता है कि जो आर्म्स जो क्रोमोसोमल आर्म्स होती हैं वो डिसोशिएट हो जाती हैं और इस तरीके से मूवमेंट होता है, पोल्स की तरफ मूवमेंट होता है ना क्रोमोसोम का। तो कैसे होता है पोल्स की तरफ ये मूवमेंट, ये भी मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजिंग काइनेसिन प्रेजेंट होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजिंग काइनेसिन होता है ये पॉजिटिव एंड जो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच, इसके क्रोमोसोम के साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो पॉजिटिव एंड अटैच था यहाँ पे काइनेसिन आएगा। काइनेसिन के अंदर डीपॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है, डीपॉलीमराइजिंग एक्टिविटी होने के कारण ये पॉजिटिव एंड से डिसोशिएट कराना शुरू कर देगा, डीपॉलीमराइज कराना शुरू कर देगा जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं उनको। उसके कारण क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो छोटे होते चले जाएंगे और ये पोल्स की तरफ मूव करते चले